डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आइए आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं वो है, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है। ये आप जानते हैं ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है। कोर्स का नाम है इंग्लिश प्रोज एंड कंप्यूटर राइटिंग स्किल, ये है। और इसका जो यूनिट फर्स्ट है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और इसमें जो टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, के एस वेंकटरमणी, भवानी भट्टाचार्य, आर के नारायणन, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंड्या एंड नयनतारा सहगल का कंट्रीब्यूशन क्या है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने अब तक जो श्री अरबिंदो को पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटिंग इन इंग्लिश का आप वीडियो देखिएगा, उसको मैंने पूरा इंट्रोड्यूस किया है। इसी में अब आते हैं, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं कि हु इज रविन्द्रनाथ टैगोर। पूरी कहानी देखिए, पूरा सिस्टम देखिए, कहानी के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हु इज रविन्द्रनाथ टैगोर और क्या है वो, कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से हुए थे, ज़्यादा देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फिगर्स ऑफ इंडियन इन मॉडर्न फिगर्स इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर कल्चर के सबसे रिमार्केबल क्या है, सबसे ज्यादा उल्लेखनीय, बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय फिगर है इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। केवल ये लिटरेचर में नहीं बल्कि हमारे कल्चर को भी, ये इसके लिए कल्चर को भी इन्होंने प्रिजर्व किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किया है। ही वॉज अ पोएट, कवि थे, फिलोसफर, दार्शनिक थे, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखते थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे, पेंटर भी थे एंड म्यूजिशियन भी थे। इतनी ज्यादा क्वालिटी भारत के किसी राइटर में नहीं है जो क्वालिटी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर में है। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अ ट्रू पॉलीमैथ हु रीशेप द इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट। ये क्या कहता है, अ ट्रू पॉलीमैथ। पॉलीमैथ के माने होता है बहुशास्त्र का ज्ञान, इनको कई शास्त्रों का ज्ञान था। हु रीशेप्ड, जिन्होंने रीशेप किया था क्या, इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट, जिन्होंने भारतीय लिटरेचर को और उसके जो आर्ट को रीशेप किया था, उसे अलग तरीके का एक रूप दिया था। आगे देखिए, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कंट्रीब्यूशन जो है, टैगोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज इमेंस। ये क्या है, इज इमेंस, बहुत ही शानदार है, कहता है कि विशाल है। मैं यहाँ पे शानदार बोला हूँ, विशाल है। इनकी जो राइटिंग इन इंग्लिश है वो एक बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इन्होंने एक दो चीजें नहीं लिखी है। अभी आगे देखिए क्या क्या आता है इसमें। इनका विशाल है क्यों, इमेंस, बिकॉज ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडियन राइटर्स टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये पहले राइटर थे जो उन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, पहचान प्राप्त की थी। ये एक पहले राइटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, पहचान प्राप्त की थी। और क्या था, ब्रिंगिंग इंडिया, भारत को लाए थे। इंडियन थॉट है, सॉरी इंडिया नहीं, इंडियन थॉट्स एंड क्रिएटिविटी टू अ ग्लोबल ऑडियंस। इनके थॉट और क्रिएटिविटी को, इंडियन थॉट और इंडियन क्रिएटिविटी को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने वाले ये पहले राइटर थे। His translation of his own Bengali works into English made Indian literature accessible to the world and marked the beginning of Indian English literature on the global stage। ये क्या था, His translation of his own Bengali works। ये ज़्यादातर बंगाली में लिखते थे, तो जो उनका जो ट्रांसलेशन था बंगाली में, ओन वर्क्स जो इनटू है इंग्लिश, मेड इंडियन लिटरेचर, उसने इंडियन लिटरेचर को क्या कर दिया था, बना दिया था। क्या था, बना दिया था एक्सेसिबल, मतलब कि जहां तक पहुंच सके, हर लोगों तक पहुंचा दिया था, अर्थात सुगम कर दिया था। टू द वर्ड मार्क द बिग, सॉरी क्या है, भूल जाता है यार। His translation of his own Bengali works into English made Indian
literature accessible to the world and marked the beginning of Indian English literature on the global stage। इन्होंने ही क्या किया था, इसे वर्ड एंड मार्क, इसे पहचान बनाया था और इसकी शुरुआत की थी किसकी, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को ऑन द ग्लोबल स्टेज, अंतरराष्ट्रीय स्टेज पे इसकी एक पहचान प्रस्तुत कर दिया था इन्होंने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे हम बढ़ते हैं, इनके टैगोर्स रूल इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इनका क्या है, तो इससे बड़ा इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। अब आगे थोड़ा था, चूंकि हमें लिखना है, एग्जाम में हमें जानना है, तो जानिए कि कौन कौन सी चीजें इसमें आई थी। सबसे पहले आता है कि टैगोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज नॉट ओनली इन हिज ओरिजिनल इंग्लिश composition but also in his self translation of his Bengali verse which preserved the Indian spirit while expressing it in English। देखिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन, टैगोर का जो कंट्रीब्यूशन है लाइज नॉट ओनली इन हिज ओरिजिनल इंग्लिश, केवल उनकी ओरिजिनल इंग्लिश में नहीं मिलता है कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में, बट आल्सो इन हिज सेल्फ ट्रांसलेशन, उन्होंने खुद ट्रांसलेट किया था बंगाली वर्स का, विच प्रिजर्व, जो प्रिजर्व रखता है, किसको प्रिजर्व करता है, द इंडियन स्पिरिट, भारतीय आत्मा को, वाइल एक्सप्रेसिंग इट इन इंग्लिश, जिसको जबकि वो इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्रेस किया था कि ये इंग्लिश में भी ये अपना महत्व नहीं खोता है, भारतीय जो आत्मा है, भारतीय जो सोल है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बाद भी नहीं होती। देखिए ट्रांसलेशन की सबसे बड़ी बात होती है, एक बार मैंने अपने टीचर से बात किया कि ट्रांसलेशन का जो सबसे बड़ा महत्व जो ये होता है, विशेषता होती है, सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो ये है कि एक वर्ड है और उस वर्ड के कई वर्ड्स होते हैं, कई अर्थ होते हैं, और जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक्यूरेट वर्ड वहां पे आया कि नहीं आया, जो वो सेंस, जो प्रभाव से वो वर्ड प्रयोग किया गया था, वही सेंस, वही प्रभाव दूसरे में आता है कि नहीं आता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि जो उसकी थीम थी वो थीम कहीं पे भी आहत नहीं होती है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसको देखिए कि उन्होंने उसको क्या किया था, ग्लोबल स्टेज पे किया था। अगर हम ये बात करते हैं बंगाली वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द एक्सप्रेसिंग स्पिरिट वाइल एक्सप्रेसिंग इट इन इंग्लिश थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग के माध्यम से टैगोर डिमॉन्स्ट्रेटेड, अपनी राइटिंग के माध्यम से क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटेड, प्रदर्शित किया था, समझाया था, दैट इंडियन थीम्स, इमोशंस and philosophy could be the beautifully expressed in English without losing their authenticity। ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि थ्रू हिज राइटिंग, अपनी राइटिंग के माध्यम से टैगोर डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित किया था, समझाया था, दैट इंडियन थीम्स की भारतीय जो थीम है, इमोशंस जो हैं, जो भावनाएं हैं, फिलॉसफी है, जो दर्शन है, कुड बी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, बड़ी सुंदरता पूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है इन इंग्लिश में, कैसे, विदाउट लॉसिंग देयर ऑथेंटिसिटी, बिना लूजिंग देयर, अपने महत्व को बिना खोए हुए भी इंग्लिश में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये साबित कर दिया था कि हम दूसरी भाषा में भी भारतीय सोल को, भारतीय कल्चर को, भारतीय सुंदरता को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी बिना ऑथेंटिसिटी, उसके महत्व को खोए हुए। ऐसा नहीं है कि उसका महत्व, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसलेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि शब्द जो है ना उस रेशियो के नहीं मिलते हैं। हम लोग टीचर गए तो वो सुनाया करते थे शेर, और वो कंपैरिजन करते थे, और कंपैरिजन में बहुत से जो है ये करते थे, जो कि क्लासरूम होता है, और ये जो मैं हूँ अब आप कह लीजिए ग्लोबल लेवल पे भी चला जाता है, तो मैं उन चीज़ों को नहीं प्रयोग करूँगा। और वो शेर सुनाते थे कि जो है
न छेड़ ए बादे बहारी जा राह लग अपनी, मैं परेशान बैठा हूँ तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं। और फिर उसके बाद हिंदी के शब्दों को, वाक्य को सुनाते थे, शीतल मंद सुगंधित समीर। तो कहते थे कि इन सब चीज़ों का ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, इसकी थीम जो इसकी आत्मा है उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, उनका कहना ये था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जब हम ट्रांसलेशन पाते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हम आत्मा को घायल न करते हुए हमने इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था। इतनी सी बात इसमें कहा गया है उनको। आइए आगे देखते हैं मेजर वर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। उनके मेजर वर्स हैं और उनके महत्व क्या है, इसको हम यहाँ देखते हैं। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स है, गीतांजलि है, सॉन्ग ऑफरिंग्स है। हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ अर्नड हिम द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। कहता है कि जो उनकी गीतांजलि थी, उन्होंने उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उस पर उन्हें नोबेल प्राइज दे दिया गया, उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया 1913 में। आगे देखिए, नोबेल प्राइज पाना वो भी लिटरेचर का ये एक पहला है और इन्हीं को अभी मिला है। अब तक अभी तक हमारा देश नोबेल प्राइज से जो है बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि सूखा पड़ा हुआ है और आज तक किसी को नहीं मिला, 100 साल से ऊपर हो चुका है। आगे हम इसको ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। मेकिंग हिम द फर्स्ट एशियन लॉरेट। और जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उनको उन्हें फर्स्ट एशियन लॉरेट बना दिया था, पोएट लॉरेट बना दिया था। गीतांजलि इज ए कलेक्शन ऑफ डिवोशनल पोएम्स। गीतांजलि जो है ना वो कलेक्शन ऑफ डिवोशनल पोएम, आध्यात्मिक कविताओं का एक कलेक्शन है दैट एक्सप्रेस द पोएट्स इंटेंस लव फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी, जो शो करता है, प्रस्तुत करता है द पोएट्स इंटेंस, वो पोएट के इंटेंस को, भावनाओं को प्रस्तुत करता है। किसमें? इंटेंस को, भावनाओं को प्रस्तुत करता है। कैसे प्रस्तुत करता है? इंटेंस लव, सॉरी यहाँ प्रस्तुत, एक्सप्रेस, प्रस्तुत करता है द पोएट्स इंटेंस, इंटेंस के माने गहरा, लव, प्यार फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए उनका जो है एक्सप्रेस करता है। ये जो डिवोशनल पोएम है वो एक्सप्रेस करती है उनके पोएट के गहरे प्यार को, किसे? फॉर गॉड एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जो उनका गहरा प्यार है वो उसको शो करता है इसमें। ब्लेंडिंग द स्पिरिचुअल विद द पर्सनल, और वो मिक्स कर देता है, ब्लेंड कर देता है किसको? आध्यात्म को, पर्सनल। आगे जो हम बात करते हैं द गार्डनर, द क्रिसेंट मून और द एंड फ्रूट गैदरिंग की। These collections continue his exploration of love, डिवाइनिटी, नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। ये इसने जो है सारी चीजों को, इसमें क्या कहता है, ये एक कलेक्शन है जो एक्सप्लोरेशन है, जो प्रदर्शन है किस चीज का? एक है लव का है, डिवाइनिटी है, नेचर है एंड ह्यूमन इमोशन, ये सारी चीजें इसमें शो की गई हैं। अगर आगे हम बात करते हैं द होम एंड द वर्ड की, द होम एंड द वर्ड, गोरा द रेक, इसकी बात करते हैं। हिज नॉवेल रिफ्लेक्ट्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड मोरल स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये जो है पॉलिटिकल एंड मोरल स्ट्रगल ऑफ इंडिया की बात करते हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में, अर्थात जब अंग्रेजों का जमाना था, तो उसमें इन सब चीजों की बात होती है इस नॉवेल में। आगे देखिए साधना एंड द रिलीजन ऑफ मैन। ये साधना और रिलीजन ऑफ मैन की अगर हम बात करते हैं तो फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोज works that express his belief in the unity of humanity and divinity। ये अगर हम इसमें जब हम लोग ध्यान देते हैं इस पर, साधना एंड रिलीजन ऑफ मैन पर, तो इसमें हमको कई चीजें मिलती हैं। इसमें सबसे पहले ये मिलती है पर्सनल एंड स्पिरिचुअल जो है प्रोज मिलता है, पर्सनल एंड फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोज मिलता है। वर्स दैट एक्सप्रेस हिज बिलीफ, जो एक्सप्रेस करता है उसके विश्वास को इन द यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिवाइनिटी, वो दिव्यता को और ह्यूमैनिटी, मानवता के जो है यूनिटी पर वो विश्वास करते हैं। अगर हम उनके प्लेस की बात करते हैं, एज चित्रा, द पोस्ट ऑफिस एंड द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या हाईलाइट करता है? हाईलाइट हिज ड्रामेटिक टैलेंट
and his ability to express deep spiritual truth through symbolism। वो ये इसमें ये कह रहा है कि अगर हम इनके इस प्लेस की बात करते हैं तो हमको ये पता लगता है, ये हाईलाइट करते हैं, उनके ड्रामेटिक टैलेंट को शो करते हैं, किसकी, और उसकी एबिलिटी को शो करते हैं टू एक्सप्रेस डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ, जो आध्यात्मिक जो ट्रुथ है, सच्चाई है, उसको थ्रू सिंबोलिज्म के माध्यम से वो प्रस्तुत कर देते हैं। अगली जो बात आती है इसमें, अगली जो बात आती है, अगर हम टैगोर की लिटरेरी विजन की बात करते हैं कि उनका विजन क्या था और उसकी स्टाइल क्या थी। टैगोर बिलीव दैट लिटरेचर शुड अपलिफ्ट ह्यूमन कॉन्शसनेस। उनका ये कहना है ना कि जो है लिटरेचर ऐसा हो जो चेतना को जगा दे, जो इंसान के, मनुष्य की चेतना को जगा दे, एंड यूनाइट मैन, और आदमी को बांध दे विद द नेचर एंड द डिवाइन, उसको नेचर से और डिवाइन से उसको बांध दे। ये है कि वो डिवाइनिटी को भी एक्सेप्ट करे और नेचर को भी एक्सेप्ट करे, ये सारी चीजों को वो इसमें शो करते हैं। आगे जो इसमें बात करते हैं कि हिज लिटरेरी विजन कंबाइंड द ईस्टर्न आइडियल ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी विद द वेस्टर्न एम्फेसिस एंड इंडिविजुअलिटी। वो क्या कहता है कि उनके जो लिटरेचर हैं, विजन्स जो थे, कंबाइन द ईस्टर्न आइडियल, जो ईस्टर्न आइडियल है, आदर्श हैं, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के जो ईस्टर्न आदर्श हैं, हार्मोनी जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, विद द वेस्टर्न एम्फेसिस, वो वेस्टर्न एम्फेसिस पे जो है उससे ये दोनों में तालमेल हो जाए, ऑन इंडिविजुअलिटी, और किस पे, और ऑन इंडिविजुअलिटी जो व्यक्तिगत धारणाएं हैं उस पे सारी चीजों में एक तालमेल बैठाने का उनका विजन था। उनके विचार थे कि ये सारी चीजें में तालमेल हो जाए, जो हमारे ईस्टर्न आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, और स्पिरिचुअल हार्मोनी है, तो आध्यात्म का जो तालमेल हो जाए, किससे, विद द वेस्टर्न एम्फेसिस, और वेस्टर्न एम्फेसिस से, वेस्टर्न चीजों से हमारा जो है तालमेल बन जाए। ये उनका विजन था। आगे जो बात करते हैं, हिज इंग्लिश राइटिंग एग्जिबिट, क्या क्या शो करती है उनकी इंग्लिश राइटिंग। इसको जरा मुझे बोल्ड कर देना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, ये जैसा देख लीजिए। हिज इंग्लिश राइटिंग एग्जिबिलिटी जो है वो क्या कर रहा है, लिरिकल ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। वो चाहते थे एक उसमें लिरिकल ब्यूटी हो और सिंप्लिसिटी हो, लिरिकल और जो है डीप सिंबोलिज्म, इसमें डीप सिंबोलिज्म दे रहे हैं एंड मिस्टिसिज्म दे रहे हैं। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक एंड यूनिवर्सल अपील भी कर रहे हैं इसमें जो है। फिर उसके बाद अगली बात ये कर रहे हैं अ सिंथेसिस ऑफ द रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। एक जो है मेल जो चाहते हैं किसका, सिंथेसिस चाहते हैं किसका, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, दोनों चीजों को, वास्तविकता को और जो आइडियलिज्म है उस दोनों का वो सिंथेसिस चाहते हैं, मिलान चाहते हैं। अगली जो बात हमारी होती है इसमें, टैगोर्स प्रोज एंड पोएट्री आर रिच इन इमेजरी, रिदम एंड इमोशनल डेप्थ। जो टैगोर की जो पोएट्री है वो रिच है, इमेजरी है, किसमें है, रिदम, इन इमेजरी, रिदम एंड इमोशनल डेप्थ, उनमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इवन व्हेन राइटिंग इन इंग्लिश ही रिटेन्ड, इवन क्या कर रहे हैं, even when writing in English he retained the Indian tone and philosophical depth of his Bengali verse। कहता है कि वो जो है बनाए रखते हैं, रिटेन्स माने ही रिटेन्ड, वो बनाए रखते हैं द इंडियन टोन, भारतीय टोन उसमें वो रहता है। और दूसरी चीज होती है एंड फिलोसफिकल डेप्थ ऑफ हिज बंगाली वर्स, उनके बंगाली वर्स गहराई भी उसमें होती है। आगे अगर हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं उनका इंडिया का, तो ये देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आती हैं ग्लोबलाइजेशन लिटरेचर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर का ग्लोबलाइजेशन वो कर रहे हैं। बाय ट्रांसलेटिंग हिज वर्क इनटू इंग्लिश टैगोर इंट्रोड्यूस्ड इंडियन थॉट एंड आर्ट टू द वर्ल्ड। अपने वर्क का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर करके उन्होंने अपने भारतीय
थॉट्स को और अपने भारतीय आर्ट को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करा दिया था। ओपनिंग और खोल रहे हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन और फॉर इंडियन राइटर्स, और भारतीय पहचान को खोल दिया उन्होंने दूसरे इंडियन राइटर्स के लिए। आगे हम बात करेंगे कल्चर रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से उन्होंने कल्चर को रिप्रेजेंट किया था। ही शोड दैट इंडियन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर कुड बी एक्सप्रेस्ड ऑथेंटिकली इन इंग्लिश विदाउट इमिटेटिंग। क्या कहा उन्होंने कि ही शोड दैट इंडियन लाइफ, स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर, कहते हैं भारतीय जीवन, आध्यात्म और यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति कुड बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस की जा सकती है ऑथेंटिकली, प्रमाण के अनुसार विश्वस्त रूप में प्रस्तुत की जा सकती है इन इंग्लिश, इंग्लिश में, विदाउट इमिटेटिंग वेस्टर्न मॉडल। हम वेस्टर्न मॉडल को बिना इमिटेट किए हुए हम बड़ी मजबूती के साथ विश्वस्त रूप में हम भारतीय कल्चर को, भारतीय स्पिरिचुअलिटी को, भारतीय जीवन को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात आती है यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म में जब बात करते हैं तो हिज राइटिंग प्रोमोटेड यूनिटी, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। उनकी जो राइटिंग में जो प्रमोट किया था, जो सबसे ज्यादा महत्व दिया था, वो पीस को दिया था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिया था, और फिर उसके बाद जो गिविंग इंडियन लिटरेचर अ मोरल एंड स्पिरिचुअल डायरेक्शन, और भारतीय लिटरेचर को उन्होंने एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा भी प्रस्तुत कर दिया था। इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं इंस्पायरेशन फॉर फ्यूचर राइटर्स। ये जो इंस्पायर किया था इन्होंने, फ्यूचर राइटर्स को भी इन्होंने इंस्पायर किया था अपनी राइटिंग के माध्यम से। ये देखिए क्या होता है, ही इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटर। एक जनरेशंस को उन्होंने इंस्पायर कर दिया था कि वो जो है इंग्लिश राइटर्स के, लाइक आर के नारायणन, मुल्क राजानंद एंड राजा राव, टू एक्सप्लोर इंडियन लाइफ एंड वैल्यूज इन इंग्लिश। उन्होंने इन लोगों को, आर के नारायणन है, मुल्क राजानंद है और राजा राव है, इनको जो है इनको एक रास्ता दिखा दिया था कि आप भारतीय कल्चर को, भारतीय वैल्यू को इंग्लिश में एक्सप्लोर कर सकते हैं, अर्थात प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हम टैगोर की लीजेसी की बात करेंगे, टैगोर की लीजेसी क्या थी। रविन्द्रनाथ टैगोर इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड लिटरेचर। उनका जो था ना, वो एक्सटेंड किया था फार बियॉन्ड, बहुत आगे लिटरेचर से। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का बनाया था एट शांति निकेतन में, वेयर ही इनविजन्ड, जहां उनका स्वप्न था, द यूनियन ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट थ्रू एजुकेशन एंड आर्ट। उनका वो जो विजन था कि हम ईस्ट और वेस्ट को हम क्या करें, जोड़ दें, किसे यूनाइट कर दें, मिला दें, थ्रू एजुकेशन के माध्यम से और कला के माध्यम से। हिज वर्क एनकरेज्ड इंडियन राइटर्स, उनके काम जो है, उनके जो वर्क्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनके लिटरेचर हैं, वो एनकरेज करते हैं इंडियन राइटर्स टू एक्सप्रेस देयर नेशनल आइडेंटिटी। वो नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन इंग्लिश में, विद प्राइड एंड ऑथेंटिसिटी। वो प्राइड और ऑथेंटिसिटी के साथ जो है, विश्वास के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। थ्रू हिज इंग्लिश राइटिंग टैगोर ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडियन एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्या होता है कि थ्रू हिज इंग्लिश राइटिंग, अपने इंग्लिश राइटिंग से टैगोर ने ब्रिज द गैप को भर दिया था। ब्रिज के माने पुल होता है, अर्थात एक दूसरे को जोड़ दिया था। जो गैप था बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व के में जो गैप था लिटरेचर का, उसको अपनी राइटिंग से उन्होंने जोड़ दिया था। आगे अगर हम बात करते हैं तो मेकिंग हिम अ पॉयनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और वही उन्हें बनाता है पॉयनियर जो है अग्रणी, अर्थात जो है एक ऐसा व्यक्ति जो आगे आता है ऑफ मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इंग्लिश में उनको आगे लाता है, पॉयनियर बनाता है, अग्रणी बनाता है, पथ प्रदर्शक बनाता है। थोड़ा सा मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर उसके सारी चीज की थीम दिया है, इसको देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज बोथ फाउंडेशनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये दोनों है,
फाउंडेशनल भी है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। नेक्स्ट ये बात आती है इसमें कि ही स्पिरिचुअलाइज्ड इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने स्पिरिचुअलाइज कर दिया इंग्लिश लिटरेचर को विद इंडियन सेंसिबिलिटी। उन्होंने इसको यहाँ क्या जो है इंग्लिश आध्यात्म को ही स्पिरिचुअलाइज्ड इंग्लिश लिटरेचर को स्पिरिचुअलाइज कर दिया है और जोड़ दिया है विद इंडियन सेंसिबिलिटी, भारतीय सेंसिबिलिटी से उसके स्पिरिचुअलाइज कर दिया है, उसको स्पिरिचुअलाइजेशन से जोड़ दिया है। आगे बात करते हैं इंट्रोड्यूस्ड इंडियन थॉट, और क्या क्या है इंट्रोड्यूस किया है इंडियन थॉट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने थॉट को इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड गिव इंडियन इंग्लिश राइटिंग इट्स यूनिवर्सल अपील, और इस इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को, इंडियन इंग्लिश राइटिंग को यूनिवर्सल अपील कर दिया, अर्थात पूरे विश्व में इसको अपना स्थान दिलवा दिया है। थ्रू हिज पोएटिक जीनियस एंड मोरल विजन, अपने पोएटिक जीनियस के कारण, मोरल विजन के कारण टैगोर रिमेन्स अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल इंडियन राइटर्स। वो एक गाइडिंग लाइट से हैं, है ना, एक टॉर्च बेरर बन गए हैं किसके लिए, इंडियन राइटर्स हु सीक टू एक्सप्रेस द सोल ऑफ इंडिया इन अ ग्लोबल लैंग्वेज में वो एक्सप्रेस कर दे रहे हैं इंडियन लैंग्वेज को। तो ये था, अगर आप को ये टॉपिक लंबा था और थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा हिंदी वाले पोर्शन को देख लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको सहयोग मिल जाएगा, और केवल सहयोग ही लीजिएगा, इसके ऊपर डिपेंड मत होइएगा, और इसको आराम से आप देखते जाइए। सॉरी, जैसा ये था, है ना, ये आराम से इसको देखते जाइए। मैं थोड़ा सा सोचा कि इसे देख लूं। अब आइए जरा सा क्वेश्चन देख लीजिए, जो क्वेश्चन में हमेशा हर जो वीडियोस में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर एज अ पोएट रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस करना है। आप इसको आराम से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां तक ये है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की एजुकेशन और फिलॉसफी को एक्सप्लेन कीजिए। ये यहाँ पे है टॉपिक। फिर उसके बाद इसको जरा सा देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं इसको तो वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं, या फिर उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे सभी के मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस रविंद्रनाथ टैगोर एज अ नॉवेलिस्ट के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। उनकी जैसे गोरा मैंने डिस्कस किया था, आराम से रोक करके वीडियो देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको स्लो मूव कर रहा हूं। फिर उसके बाद आगे देखिए, इवैल्यूएट रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिज्म। ये एक चौथा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनलिज्म। फिर उसके बाद इसको भी आप आराम से स्लो करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, एग्जामिन रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन था, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। एक एक पैराग्राफ की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसका अध्ययन कर लीजिएगा आराम से। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे। इसमें आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सहपाठियों को और रिफर कर दीजिएगा, अर्थात शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। और आपका जो आप इसमें जो आपका अगला टॉपिक होगा, ये आपको पता है कि क्या है,
अभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा है, इसमें कई लोग हैं। अब इसके बाद के एस वेंकटरमणी, फिर उसके बाद भवानी भट्टाचार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जो है लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू।